स्वागत है आपका फ्री जीके क्यूज चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। ये लेक्चर 2 है। लेक्चर फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और उनके मुख्यमंत्री चाणक्य के बारे में डिस्कस किया था। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, सब कवर किए हैं, सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर आप पहले उस वीडियो को देखोगे, उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा मौर्य साम्राज्य। आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। अशोक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसके लिए एक अलग वीडियो बनाई है। फुल एक्सप्लेन किया है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं सब कवर किए हैं। ठीक वैसे ही जिस तरह से हम वीडियोस बनाते हैं, ये वीडियोस भी ऐसी है। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन आंसर भी कवर करते हैं और पूरा इसको डिस्कस भी करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर लास्ट में आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक समझाऊंगी मैं आपको, सारी चीज़ें मैं बेसिक से ही लेकर चलती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। चलिए, वंश क्या होता है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। पहला चंद्रगुप्त, दूसरा उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त को फुल एक्सप्लेन किया है, बिंदुसार को भी फुल एक्सप्लेन किया है और आज अशोक को करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बनते हैं। आप प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी, है ना। अशोक के दादा लगते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन है? बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे हैं अशोक। ठीक है, चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी, है ना। इसको हमने डिस्कस किया है। एक क्वेश्चन है अभी आपके लिए कि ये जो चाणक्य कौटिल्य है, इनका एक और क्या नाम है? ठीक है, अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नहीं आता है तो पहले प्लीज़ मौर्य साम्राज्य का फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। ठीक है, जो चाणक्य हैं इन्होंने बुक लिखी है अर्थशास्त्र। इनमें इनके विचार मिलते हैं कि ये क्या सोचते थे। वैसे ये राजनीतिक गुरु हुआ करते थे, इन्हें राजनीतिक का बहुत अच्छा नॉलेज था, इसलिए ही तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने इतना सक्षम बनाया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद नंद वंश को हराकर अपना साम्राज्य, अपना एक नया वंश मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, कहाँ पर? मगध में। ठीक है, मगध। चलिए, जो अभी बिहार का हिस्सा है। बिंदुसार की 16 पटरानियाँ और 101 पुत्रों का उल्लेख है। उनमें से सुसीम अशोक का सबसे बड़ा भाई था। तिस्य अशोक का साहेदार भाई और सबसे छोटा भाई था। भाइयों के साथ गृह युद्ध के बाद अशोक को राजगद्दी मिली। इसको अब एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, जो बिंदुसार है ये अशोक के पिताजी हैं। बिंदुसार की 16 पटरानियाँ थी और 101 पुत्र थे। ठीक है, उनमें से जो सुसीम था वो सबसे बड़ा लड़का था और अशोक राजा बनना चाहता था। जो तिस्य है ये अशोक का सहोदर भाई था और वो सबसे छोटा भी था। तो गृह युद्ध हुआ और अशोक ने राजगद्दी हत्या ली। इतने सारे भाइयों में राजगद्दी हत्याना आसान बात तो नहीं है, तो ऐसा क्या हुआ होगा? तो अशोक सम्राट ने क्या किया कि इसके जितने भाई हैं, ठीक है, इनमें से 99 भाइयों को अशोक ने खुद अपने हाथ से मरवा दिया। ठीक है, खुद मारकर इन्होंने एक किला था या फिर कुआं था, उसके अंदर सारे भाइयों को फिकवा दिया। ऐसी स्टोरी है। ठीक है, वैसे 99 भाइयों का वध खुद अशोक ने किया और सबको एक कुएं में फिकवा दिया। ठीक है, बचा एक भाई जो तिस्य नाम का है। ठीक है, तिस्य को इन्होंने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि तिस्य ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और जो बौद्ध धर्म अपनाते हैं उसे राजपाट, मोह माया, इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। तो अशोक ने सोचा कि ये मेरा कंपटीशन नहीं है तो मैं इसे नहीं मारूंगा, इसे मैं जाने देता हूँ।
क्योंकि ये तो एक भिक्षु बन चुका है, ये जगह जगह से मांगेगा और खाएगा, तो इसे राजपाट की तो ज़रूरत नहीं है। इसलिए अशोक ने तिस्से को तो नहीं मारा, लेकिन सुसीम के साथ जितने इसके भाई थे टोटल 99 सबको मार दिया। ठीक है, सबको मार दिया और राजगद्दी पर बैठ गया। लेकिन कुछ समय बाद तिस्से भी मारा गया। कैसे? अशोक ने ही एक फरमान जारी किया था कि जितने जैन धर्म जिन्होंने अपना रखे हैं उनको मार के लाओ, उनकी गर्दन काट के लेकर आओ और इनाम लेकर जाओ। ठीक है, एक स्टोरी इसके पीछे भी, कैसा क्यों फरमान जारी किया था। किसी बौद्ध भिक्षु को जैन भिक्षु के सामने झुकता हुआ देख लिया था, इसलिए अशोक को गुस्सा आया कि बौद्ध को तुमने झुकाया है तो जैन अब तुम सबको मरना होगा। तो इस तरह का फरमान जारी कर दिया था अशोक ने, और जैनी जिन्होंने अपना रखा था जैन धर्म, उनको मार के हत्यारे मार के लेकर आ रहे थे और इनाम पा रहे थे। तो उसमें किसी एक हत्यारे ने तिस की भी हत्या कर दी थी और तिस का सर लेकर आ गए अशोक के सामने इनाम लेने के लिए। जब अशोक ने देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ कि ये तो मेरा भाई है, वो गलती से मारा गया। क्योंकि जो जैन धर्म वाले होते हैं और जो बौद्ध धर्म होते हैं उनमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि दो तरह के होते हैं उसमें भी, है ना, बताया। एक दिगंबर और एक श्वेतंबर होते हैं, जिसमें एक जैन धर्म में कपड़े पहनते हैं और एक जो पूरे नग्न रहते हैं। तो गलती से तिस भी बेचारा मारा गया। ठीक है, ये स्टोरी इसके पीछे। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। अशोक की माँ का नाम सुभद्रंगी था। ठीक है, इसको याद रखना, सुभद्रंगी, ये क्वेश्चन बनता है। पत्नियों का नाम, अशोक की पत्नियों का नाम देवी, जो वैदिस महादेवी शाक्य कुमारी थी। दूसरी है कारुवाकी द्वितीय देवी तिवल माता थी। फिर तीसरी है असंधिमित्रा अग्रमहिषी थी। ठीक है, अग्रमहिषी। फिर है पद्मावती और तिस्य रचित। ठीक है, तिस्य रचित, ये इनकी पत्नियां हैं। इम्पोर्टेंट जो है वो है कारुवाकी, क्योंकि इन्होंने अशोक को प्रभावित किया था। ये क्वेश्चन आएगा आगे, इसको याद रखना कि अशोक को किस पत्नी ने प्रभावित किया था, तो वो थी कारुवाकी। कृणाल और तलुका अशोक के मुख्य बेटे में से थे। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे पुत्र हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वो है कृणाल और दूसरा है तलुका। ठीक है, इसकी दो बेटियां थी, संगमित्रा और चारुमती। चलिए, चक्रवर्ती सम्राट अशोक ईसवा पूर्व 304 से ईसवा पूर्व 232 ईसवा पूर्व पाटलिपुत्र पटना विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। ठीक है, जो अशोक है वो कहाँ से कितना इनका साम्राज्य चला था, 304 से लेकर 232। ठीक है, यहाँ ये ईसवा पूर्व में चल रहा है, इसलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। 304 के बाद क्या आ रहा है, 232 आ रहा है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है ईसवा पूर्व के सन। ठीक है, जो अशोक महान सम्राट थे वो इस सन से लेकर इस सन के बीच में इन्होंने अपना राजपाट सब संभाला था। ठीक है, पाटलिपुत्र पटना, वहाँ पर इनकी राजधानी थी। थे तो ये मगध में, लेकिन उसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। ठीक, चलिए, ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे और एक महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम क्या है, देखिए, देवना प्रिय। ठीक है, ये याद रखना, क्वेश्चन आता है। देवना प्रिय अशोक मौर्य। ठीक है, राजा प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय, इनका मतलब है कि राजा प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय है। ठीक है, चलिए, सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण, मतलब उस समय अशोक के पास क्या क्या था, कितना हिस्सा था, वो जो आज में पूरा भारत तो नहीं, भारत का कुछ हिस्सा अभी बताएंगे आपको मैप में। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। ठीक है, याद रखना यहाँ श्रीलंका का नाम नहीं है। क्वेश्चन बनता है कि कौन सा हिस्सा इनके अधीन में नहीं था, है ना, तो श्रीलंका के हिस्सों को इन्होंने नहीं जीता था, वो भी मैप में बताएंगे आपको। ठीक है, तो सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था वो इतना, ये जितना हिस्सा अभी आपको बताया ये सब इसके अधीन में था। इस राजा ने इतना कुछ जीत लिया था। ठीक है, इसलिए इसको सम्राट कहा जाता था। अभी आपको सम्राट की डेफिनेशन बताएंगे आगे। ठीक है, यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। मतलब अगर अभी तक सबसे ज़्यादा जो जीते गए राज्यों में अगर किसी का नाम लिया जाए तो कौन है वो राजा जिन्होंने सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रखा था, तो वो है सम्राट अशोक। ठीक है,
देखिए ये मैप है, यहाँ पर ये नीचे श्रीलंका है, ठीक है, यहाँ पर ये गोदावरी नदी है, ठीक है, ये कृष्णा नदी, ये गोदावरी नदी, ये दिख रहा है आपको, ये गोदावरी नदी। यहाँ पर इन्होंने इसके बाद ये हिस्सा नहीं जीत पाए, ठीक, यहाँ तक इन्होंने जीता, इसके बाद ये हिस्सा ये नहीं जीत पाए। इसके बाद इधर पूरा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ नेपाल, बांग्लादेश, इधर यहाँ तक के हिस्सों को ये जीत चुके थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलिए, चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहे हैं, ठीक है, ये हमेशा सबसे ऊपर के स्थान में ही रहे हैं, इनको अभी तक किसी ने रिप्लेस नहीं किया है, किसी भी राजा ने, ठीक है। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट हैं, ठीक। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, ठीक है, जितने सम्राट हैं उनका भी सम्राट कहा जाता है, इसलिए इनको बोल दिया चक्रवर्ती सम्राट अशोक। और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को ही मिला है। अशोक एक अनोखा सम्राट। अब इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, ठीक है, वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अभिलेख क्या होता है? ऐसे लेख जो उस समय किताबें तो चलती नहीं थी, तो ये क्या करते थे, पत्थरों पर खुदवा कर कुछ लिखवा देते थे। जो भी इनके विचार होते थे, थॉट्स होते थे, उनको ये पत्थर पर खुदवाते थे और एक जगह से दूसरी जगह पर भिजवाते थे, है ना। उसको अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अभिलेख कहा जाता है, जो कहीं पर खुदवा कर लिखे गए हो, ठीक है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा। प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं अशोक के ज़्यादातर अभिलेख। ये देखिए, ये एक इमेज है, इसमें अशोक द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। इसको अभी हम नहीं पढ़ सकते, इतना नॉलेजेबल नहीं हूँ मैं अभी कि इन चीज़ों को मैं पढ़ सकूँ, ठीक है। ये कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, लेकिन क्या लिखा हुआ है ये कुछ लोगों ने, साइंटिस्ट ने इसको पढ़कर बता दिया है, ठीक है। ये अभिलेख है, ये पत्थर है और ये पत्थर पर खुदवा कर लिखा गया है, ठीक है। अभी और डिस्कस करेंगे इसको अच्छी तरह से, तो ज़रा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अशोक का कलिंग युद्ध, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, ठीक है। अभी जो उड़ीसा है उसको कलिंग कहा जाता है, जो तट के पास में है, ठीक है। तट मतलब जो नदी के पास में रहता है ना, वहाँ पर। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। क्या हुआ कि जब अशोक कलिंग को जीतना चाहते थे तो उन्होंने एक युद्ध लड़ा। अशोक तो पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे, पूरे भारतवर्ष को तो जीत ही लिया था, वो और जीतना चाहते थे, ठीक है। राजा कैसे बनेगा महान शक्तिशाली, उसे कैसे पता चलता है कि उसके पास कितनी सेना है और कितना एरिया है, इससे पता चलता है कि कौन कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। तो अब अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा तो हुआ क्या, वहाँ पर इतने सारे लोग मारे गए। देखिए अभी आगे पढ़ेंगे हम, है ना। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, उन्होंने एक अभिलेख में भी ऐसा लिखा है, ठीक है। एक पत्थर पे उन्होंने खुद गुद कर ऐसा लिखा है कि अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की, ठीक है। उन्होंने 8 साल बाद कलिंग पर विजय प्राप्त तो कर ली, लेकिन वहाँ ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने युद्ध बिल्कुल त्याग दिया। उसके बाद ऐसा क्या विचार आया उनके मन में कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीज़न ले लिया। एक ऐसा राजा जिन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, अपने भाई तक को नहीं छोड़ा, ठीक है। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना दिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। 1 लाख कितने लोग होते हैं, इतने सारे लोग मारे दिए गए थे और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था। बंदी क्यों बना लेते थे? ताकि उनको अपने काम में यूज़ किया जा सके, इसलिए इनको बंदी बना लिया गया और इतने लोगों को मार दिया गया। ये सारी चीज़ें देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। देखिए आगे पढ़ते हैं। अब ये क्या लिखते हैं अभिलेख में, मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग जाते हैं,
लाखों लोग मर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मर वर्ड है, ठीक है, और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, ठीक है, लाखों लोग मर जाते हैं और बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं। जब भी किसी जगह पे, सही बात है, कहीं आक्रमण करोगे तो वो लोग अपना राज्य आसानी से तो देंगे नहीं, वो तो करो या मरो का ही सिद्धांत लेकर चलेंगे कि या तो मर जाओ इनके साथ लड़कर या फिर कुछ अच्छा कर जाओ, ठीक है। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे गए। ये जो अशोक है ये ब्राह्मण और श्रमण को एक अलग वैल्यू दिया करते थे। कहा जाता है कि एक स्टोरी के माध्यम से कि जो अशोक है ये जब तक 1000 ब्राह्मण को खाना नहीं खिला देते ये खुद खाना नहीं खाते थे। तो इनके मन में इनके लिए कुछ जगह थी। और श्रमण वो लोग होते हैं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, ये एक विचार पर विश्वास करते हैं कि हमें मोह माया छोड़ देनी चाहिए, हमें कोई गलत विचार नहीं लाना चाहिए, वो लोग होते हैं श्रमण, ठीक है। और श्रमण सुनिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म और आजीविक, इन लोगों ने श्रमण को अपना रखा, मतलब ये लोग श्रमण थे, ठीक है, ये ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। तो इनके मन में, अशोक के मन में इनके लिए कुछ जगह थी और ये लोग भी इसमें मारे गए थे। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं, ठीक है। ये अपने एक अभिलेख में लिख रहे हैं ये सारी बातें, है ना, कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बंदी बनाए गए, ब्राह्मण श्रमण भी मारे गए, सभी सगे संबंधियों को खो दिया, है ना, और बहुत सारे प्रियजनों को खो दिया। तो उनको ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ। तो ये क्या लिखते हैं, इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है, मैंने धम का मतलब होता है धर्म, ठीक है, क्या होता है धर्म, ठीक है, इसलिए मैंने धर्म या फिर धम्म वर्ड बोल दो, पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। अब जब उन्होंने ऐसी लड़ाई देख ली, इतना खून खराबा, तो इनका मन ऐसा हो गया कि अब मैं धर्म को अपना लेता हूँ और धर्म की शिक्षा लोगों को पहुँचाता हूँ, ठीक है। ऐसा इन्होंने सोचा कि मैं बलपूर्वक विजय पाने से अच्छा है कि मैं लोगों का दिल जीत लूं अपनी बातों से, ठीक है, हथियार ना उठाऊं, अपनी बातों से ही इनका दिल जीत लूं और इनको मेरे राज्य में अधीन कर लूं। देखिए वो मैप में बताया था ना आपको कि श्रीलंका को तो ये नहीं जीत पाए थे, लेकिन जो श्रीलंका के राजा थे, है ना, जब उन्हें पता चला कि अशोक ने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया है, तो और उनके कुछ अभिलेख इन्होंने पढ़ लिए थे श्रीलंका के राजा ने, तो वो श्रीलंका के राजा इतना ज़्यादा उनसे खुश हो गया कि उन्होंने खुद का नाम भी प्रियदर्शी रख लिया था, ठीक। और वो खुद भी अशोक सम्राट जैसे बिहेव करते थे। फिर मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। उन्होंने अभिलेख पत्थर पर इसलिए लिखवा दिया सब कुछ ताकि उनके बेटे और पोते भी कभी इस तरह की गलती ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए, है ना, उसके बदले ये सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म बहुत बड़ा है, ठीक है, धम्म मतलब कि इनके कुछ विचार है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो सब अभी हम अभिलेख में पढ़ेंगे। चलिए, अशोक का धम्म क्या था, ठीक है, अशोक का धम्म क्या था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, है ना। देखिए ये भी श्रमण थे, बिल्कुल पूजा पाठ या किसी देवता को ये भी नहीं मानते थे। धम्म, ठीक है, बिल्कुल बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसा ही है, बहुत कुछ चीज़ें उनसे मिलती है। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे, ठीक है। ये अपनी प्रजा को अपना बच्चा मानते थे। कब सब कुछ ये कब हुआ, थॉट कब चेंज हो रहे हैं, जब कलिंग का युद्ध हुआ, है ना, उसके बाद अब वो प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानते थे और ये सोचते थे कि इन बच्चों को मुझे कुछ अच्छी शिक्षा देना चाहिए। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे, ठीक है। और ये कलिंग के युद्ध के पहले से ये बुद्ध के उपदेशों को इन्होंने थोड़ा जाना था, पढ़ा था, क्योंकि उनके भाई थे ना वो दस्य, ठीक है, बताया था, तिस्य भाई थे जिनको मार दिया गया था, है ना, तो वो तो बुद्ध था, तो उनसे भी उन्होंने कुछ बातें सुनी थी, तो वो भी इनके दिमाग में चल रही थी। उन्होंने धम्म महात्म नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा दे, ठीक है। अब इन्होंने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें कहते हैं धम्म महामातम,
धम्म महामात्य, ठीक है, महामात्य, इन्होंने इन अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभ पर खुदवा दिए, ठीक है, बहुत सारी शिला पर और स्तंभों पर खुदवा दिए। अभी मैं आपको इमेज से बताऊंगी, ठीक है। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते, ठीक है। और क्या लिखा है संदेश में, सारी चीज़ें अभी हम आगे बताएंगे आपको। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। सोचो, इतनी दूर दूर जगह में भी अपने दूत को भेजा। दूत कौन होता है? कौन होता है राजदूत? मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, जो राजा की बातों को दूसरी जगह रखने जाता है उसको राजदूत कहते हैं, ठीक है। जो राजा भेजता है दूसरों के दरबार में उसे दूत कहा जाता है। उन्होंने सड़कें बनवाई। अशोक ने देखो क्या क्या किया। अशोक ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की, ठीक है। हॉस्पिटल्स भी बनवाए इन्होंने। देखिए कितना अच्छा काम किया उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद, ठीक। उससे पहले तो अच्छे बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा परिवर्तित हो गए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा वो चेंज हो गए थे, उनमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस, इतने ज़्यादा चेंजेस आ गए कि उनको महान सम्राट अशोक कहा गया, ठीक है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। ये याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन आता है ना। उपगुप्त, ये उपगुप्त नाम का एक बौद्ध भिक्षु था जिसने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, ठीक है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी, है ना। ये याद रखना, आजीवक संप्रदाय, ठीक है। आजीवक संप्रदाय क्या होता है? जैसे बौद्ध धर्म वाले हैं ना और जैन धर्म वाले, ऐसे आजीवक संप्रदाय भी इसी तरह से थे। ये लोग भी भगवान को नहीं मानते थे और ऐसा कहा जाता है कि ये लोग भी नग्न रहते थे ना, वस्त्र नहीं पहनते थे। और ये भी जगह जगह कुछ था इनका भी इस तरह से ही कि ये भी जगह जगह मांगकर खाना खाते थे, ठीक है। की स्थापना किसने की? वो मखली गोसाल ने की थी, ठीक है। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20 वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अब ये क्या करते थे कि ना यात्रा पे निकलते थे, है ना। जब इनका जो राज्याभिषेक हुआ, मतलब कि जैसे ये राज की गद्दी पे बैठे तो जैसे 10 साल हुए तो ये सबसे पहले बोधगया गए, ठीक है, वहाँ की यात्रा की। उसके बाद 12 साल हुए तो निगाली सागर गए और उसके बाद जैसे 20 साल हो गए राज्याभिषेक के, मतलब राजगद्दी पे बैठे हुए इनको जैसे 20 साल हुए तब ये लुम्बिनी की यात्रा पर निकल गए थे, ठीक है। ये यात्रा पे निकला करते थे। क्यों निकलते थे यात्रा पे? क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट करते थे उन लोगों से कि आपको क्या दिक्कत है मुझे बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक है। सबसे महान बात जो अशोक में थी यही थी कि डायरेक्ट जाते थे जनता के सामने और पूछते थे उनसे कि आपकी प्रॉब्लम बताओ मुझे, मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र, सुनिए ये याद रखना क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, ठीक है। इनके पुत्र बहुत सारे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म का ये प्रचार करने में लग गए थे, क्योंकि बौद्ध धर्म के इन्होंने शिक्षा ली थी, लेकिन ये बौद्ध धर्म वर्ड नहीं यूज़ करते थे, ये धम्म वर्ड का यूज़ करते थे, है ना, कि ये अशोक के धम्म है। ये बौद्ध धर्म की शिक्षा नहीं है, ये है अशोक के धम्म। लेकिन ये कहाँ से इनको ज्ञान मिला था इस सब का? इन्होंने बौद्ध धर्म से ही ज्ञान लिया था, है ना। अब इन्होंने क्या किया? अब बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने बेटे और एक अपनी बेटी को भिक्षु बना दिया और भिक्षु बनाकर कहाँ भेज दिया? श्रीलंका में, ठीक है। भिक्षुओं को, जैन धर्मी को, इनको कोई नहीं मारता था, क्योंकि इन्हें तो कोई मतलब ही नहीं होता था दुनिया से, बस इनको बस मांग के खाना होता था और अपनी शिक्षा लोगों को देनी होती थी, तो इनसे कोई लड़ता नहीं था, इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता था, ठीक है। महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, ये याद रखना, ठीक। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था,
ठीक है। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार, जो इन्होंने लिपियाँ लिखी है और बौद्ध की परंपरा के अनुसार अगर ऐसा देखा जाए तो उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। ठीक है, शिलालेख का जो सबसे पहला जो प्रचलन है वो अशोक ने ही किया था। शिलालेख वही पत्थरों पे गुदवाकर कुछ लिखना। ठीक तो ये सर्वप्रथम किसने किया था? ये अशोक ने किया था। ठीक है, अशोक भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। ठीक है, सबसे पहले अशोक ने किया था। ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिएगा। अशोक के शिलालेखों में सुनिएगा ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उन्होंने जो ये शिलालेख जो लिखे हैं, जो अभी आपको इमेज से बताया, उन सब में कौन सी भाषा का यूज़ किया है? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि। ठीक है, इसका प्रयोग किया गया। क्योंकि देखो, जब इतने इतने दूर दराज देश में भेज रहे हैं तो वहाँ के लोग कुछ और बोलते होंगे, उनको कैसे समझ में आएगा, इसलिए उन लोगों की लैंग्वेज में उन्होंने लिखकर भेजा। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख, देखिए ग्रीक और अरमाइन लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान के लिए किया गया। ठीक है, अफगानिस्तान के लोगों को बताने के लिए उन्होंने कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया? ग्रीक और अरमाइक। इसको याद रखना बच्चे, क्वेश्चन बनता है ना। खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान। ठीक है, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान। ये कहाँ पर आ रहा है? ये गंधार, वो तक्षशिला वाला हिस्सा है ना, वहाँ पर आएगा उत्तर पश्चिम पाकिस्तान। वहाँ के लिए खरोष्टी लिपि का अभिलेख है। शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ठीक है, बाकी सब जितने अभिलेख है वो सब ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ठीक है, अपने इंडिया जो भारत के जो लोग थे उनके लिए कौन सी लिपि का यूज़ कर रहे थे? ये ब्राह्मी लिपि का यूज़ कर रहे थे। ठीक, खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं और लिखी जाती है। ठीक है, हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं और पढ़ते भी यहीं से हैं, लेकिन खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाईं लिखी जाती है। ठीक है, ये इस तरह से लिखेंगे और पढ़ेंगे भी इसको इसी तरह से, और ब्राह्मी जस्ट इसका अपोजिट है। ठीक है, वैसे ही जैसे नॉर्मल लिखी जाती है। चलो, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं अशोक के अभिलेखों से। ठीक, अशोक के अभिलेख 3 भागों में बांटे गए। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख तथा तीसरा है गुहा लेख। देखिए नाम इनका सब बता देते हैं। शिलालेख बड़े बड़े पत्थरों पे गुदवाया हुआ, ठीक है, वहाँ पर गुद के लिखा हुआ। स्तंभ लेख, स्तंभ मतलब समझ रहे हो आप, कुछ ऐसे पोल जैसा होगा बड़ा सा, उसके ऊपर लिखा हुआ। गुहा लेख, गुहा मतलब गुहा से वर्ड समझ रहे हो आप, गुफा। गुफाओं के अंदर भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा था अशोक के वचनों को। ठीक है, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पारदेटी, ठीक है, ये नाम याद रखना, पारदेटी फैंथेलर ने की थी। ठीक है, शिलालेख की खोज किसने की थी? पारदेटी फैंथेलर ने। इसकी संख्या 14 है। ठीक है, ये कितने शिलालेख हैं? 14 हैं। पूरे अभिलेख 14 है। ठीक है, जिसे शिलालेख के नाम से जानते हैं। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में मेंजेम्स प्रीसेप को हुई। ठीक है, सबसे पहले इसको कौन पढ़ पाया था? 1837 में ये पढ़ पाए थे। उनका क्या नाम था? मेंजेम्स प्रीसेप। ठीक है, ये नाम याद रखना, क्वेश्चन में भी बनेगा। चलिए ये देखिए, ये है अशोक स्तंभ, आपने देखा होगा, ये अपना राष्ट्र चिन्ह है। ये कहाँ से लिया गया है? ये अशोक का स्तंभ है। ठीक है, उन्होंने ये अशोक का जो स्तंभ है, ये इसको हम अपना राष्ट्र चिन्ह मानते हैं। ठीक है, अशोक द्वारा ही है। ये जो चक्र है इसी को फ्लैग के बीच में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें ये 24 डंडियाँ हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्रॉस जो है, इनको एक एक काउंट करोगे आप तो ये 24 है। ठीक है, यहाँ पर कुछ जानवर बने हैं। यहाँ पर ये आपको घोड़ा दिख रहा है, ये यहाँ पर बैल है, हाथी है इसमें, और सांड है। ठीक, चलिए ये स्तंभ दिख रहा है आपको, ये लंबे लंबे, ठीक है, स्तंभ है। चलिए पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। जो सबसे पहला जो शिलालेख है, ये टोटल 14 है, तो जो सबसे पहला है उसमें ऐसा लिखा गया है कि पशु बलि हमें नहीं देना चाहिए। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। ठीक है, हॉस्पिटल बनाए गए हैं इंसानों के लिए और जानवर के लिए। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं।
है ना। जैसे कि खुद ये दौरे पर जाते थे ना, वहाँ जाकर जनता से खुद पूछते थे कि आपको क्या दिक्कत है, हमें बताइए। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की हैं, अभी आपको बता दिया है। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है, याद रखना। चौथे में क्या लिखा है इन्होंने कि इस अभिलेख में भी भृघोष की जगह धम्घोष की घोषणा की गई है। ठीक है, भृघोष की जगह क्या किया गया, इन्होंने धम्घोष की घोषणा की है। ठीक है, भृघोष की जगह धम्घोष की घोषणा की गई है। पांचवें शिलालेख में क्या लिखा है, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक, इसके बारे में, महामात्रों की नियुक्ति के बारे में। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां एवं आठवां, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। ठीक है, ये तीर्थ यात्राएं जो करते थे उसका 7वें और 8वें में उल्लेख किया गया है। 9वें शिलालेख में इसमें सच्ची भेंट या सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख में इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वें में लिखा है कि इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। ठीक है, 13वें शिलालेख में इसमें कलिंग युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा अभी। ठीक है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी के 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। ठीक है, जो इन्होंने जहाँ जहाँ धम्म के प्रचारक भेजे थे वहाँ पर राजाओं के नाम का उल्लेख भी है और कलिंग युद्ध के बारे में भी लिखा हुआ है 13वां शिलालेख में। 14 शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, चलिए, मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। ठीक है, इतने सालों तक मौर्य शासन चला। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ठीक है, सबसे लास्ट वाला कौन सा था, बृहद्रथ था, है ना। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 1805 ईस्वा पूर्व में कर दी। ठीक है, सॉरी 185 ईसा पूर्व में कर दी, है ना। हाँ, 185, ये उसमें चल रहा है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो ये 185 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी गई और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। ठीक है, शुंग वंश की नींव डाली। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, वो था बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ। इसकी हत्या किसने की, इसका जो सेनापति है वो है पुष्यमित्र शुंग। इसने कर दी थी, कब की थी, 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर फिर शुंग वंश की नींव डली, है ना। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। ठीक है, सॉरी पाटलिपुत्र में है, क्या है, अशोकाराम विहार। चलिए, हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अब हमारा MCQ है। ठीक है, अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखी है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर सही लगाओगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? कौन है, वो है अशोक। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतक का प्रयोग किया? ठीक है, एक रूप देने के लिए किसका यूज़ किया था उन्होंने? ठीक है, सारे अभिलेख में वो था अर्धमागधी। ठीक है, इस लैंग्वेज का यूज़ किया था एक रूप देने के लिए। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? ठीक है, कौन है देवान प्रियदर्शी? वो है अशोक, है ना। प्रियदर्शी, कहीं प्रियदर्शी भी लिखा हुआ है ना। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ठीक है, किस धर्म को? बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था। कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी मतलब अशोक के मरने के बाद उसका राजपाट किसने संभाला? कुणाल ने संभाला। ठीक, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? देखिए, गिरनार में है, कंधार में भी इसके शिलालेख है, टोपरा में भी है, लेकिन पाटलिपुत्र में नहीं है।
अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, कौन सी भाषा का उन्होंने शिलालेख में यूज़ किया है? प्राकृतक का यूज़ किया है, लेकिन एक रूप देने के लिए अर्धमागधी का यूज़ किया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? उन्होंने अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग को जीता, लेकिन श्रीलंका को कभी भी जीत नहीं पाए, लेकिन दिल ज़रूर जीत लिया था, ठीक है, अपने शिलालेखों से। बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया? ठीक है, मतलब इन्होंने एक गुफा बनाई थी, ठीक है, जो जहानाबाद जिला में पड़ती है, तो वहाँ पर किन्होंने आश्रय गृह बनाया था? वो आजीविकों ने बनाया था, ठीक है, आजीविकों और बौद्ध में इनका थोड़ा विश्वास था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? है ना, तो करेक्ट आंसर है इसका सी, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, करेक्ट आंसर है भाब्रू स्तंभ, ठीक है, भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ? उत्तरांचल में कहाँ? कालसी में, ठीक। सांची का स्तूप किसने बनवाया है? अशोक ने बनवाया है। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कौन था प्रथम अंग्रेज? ऑप्शन डी, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? मैंने बताया था 13 वाला इंपॉर्टेंट है, देखिए शिलालेख 13, ये ना 13 लिखा है, ये रोमन में लिखा है ना, ये इसका मतलब 10 है और ये 3 13 हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? कौन रहता था? अशोक जनता के संपर्क में रहता था। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन कथन दिए होते हैं, अब उनका आंसर बताना होता है कि ये कथन सही है या गलत है, ऐसा आपसे पूछते हैं। क्या कथन लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। पहला अ में लिखा है कि अशोक ने कलिंग का मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, है ना, मतलब कलिंग को मौर्य में जोड़ लिया था। हाँ जी, ये तो सही बात है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय तथा समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ठीक है, हाँ, ये दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय तथा समुद्री मार्गों को भी नियंत्रित करता था कलिंग, इसलिए ये इसको जीतना ज़रूरी समझ लिया था अशोक ने, है ना। तो दोनों सही है और ये इसको सही साबित करता है ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, अशोक के जो शिलालेख है ना, इनको इंग्लिश में ऐसे कहते हैं रॉक एडिक्ट्स, संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है। जिसका करेक्ट आंसर क्या है? मतलब कि अशोक के शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में जो बताते हैं वो कौन सा है? क्या होगा इसका करेक्ट? इसका करेक्ट आंसर है दूसरा एवं 13, ठीक है, दूसरा एवं 13, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडु रचित बालुकाश्य के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन का मतलब यही है, ले देंगे कि पॉलिश किए हुए स्तंभ कहाँ से मिले हैं, है ना, जो अभी फ़िलहाल मिले हैं, तो वो कहाँ से मिले हैं, क्या है करेक्ट आंसर? क्या है इसका? इसका करेक्ट आंसर है ए, मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से, ठीक है, मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से मिले हैं। एक और बार पढ़ लेते क्वेश्चन को। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ, ठीक है, पॉलिश किए गए हैं, बिल्कुल अच्छे खासे हैं, है ना, जिस पांडुरंजित बालुकाशय के एकल टुकड़ों में तीक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है, ठीक है, तो कहाँ की खदानों से? मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से निकाला गया है। चलिए, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, किसे कहा जाता था? सीता से। किसका तात्पर्य होता है सीता से? ये था राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहते थे, ठीक है, राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय है उसको ये सीता कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान में जो पड़ता है एवं शहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान में आता है से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है ना, बताया था ना आपको, पाकिस्तान की तरफ कौन सी लिपि का यूज़ किया गया है? वो है खरोष्टी लिपि, ठीक है, जो दाएं से बाएं, जो थोड़ा अलग तरह से लिखी जाती है ना। कैसे लिखी जाती है खरोष्टी लिपि? इधर से लिखी जाएगी, मतलब कि कैसे लिखी जाएगी? ये दाई से लेकर ये चलेगी बाएं, है ना। चलिए,
अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? ये था मिस्र का। मतलब जो अशोक का शासन था तब तुरमई कहाँ का राजा बना हुआ था? ये मिस्र का राजा बना हुआ था, है ना। समकालीन का मतलब मैंने बताया एक ही समय में होने वाली घटना। किसके शासनकाल में डाइमैक्स, जिसे डीमैक्स भी कहते हैं, भारत आया था? किसके शासनकाल में आया था? ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया, भारत पहुंचा था। ठीक है, नाम याद रखना, डाइमैक्स या डीमैक्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ठीक है, किस में हुआ है? किसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है गुर्जरा में। ठीक है, गुर्जरा में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो किस में हुआ है? वो है गुर्जरा में। ठीक है, चलिए, ये हमने सारे क्वेश्चन आंसर कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पसंद आया मेरा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर ज़रूर बनिए रहेगा।